चेस्ट पेन के मौजू पर ये आखिरी पॉडकास्ट है फॉर फैमिली फिजिशियंस। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट पेन के हवाले से। वो मरीज़ जो सीने में दर्द की शिकायत करते हैं, इनकी मैनेजमेंट उनकी चेस्ट पेन की जो कॉजेज़ हैं उसके हवाले से की जाती है। कॉज टू कॉज इसमें मैनेजमेंट की वेरिएशन है, लेकिन इन जनरल मैं आपसे कुछ मेडिसिन्स डिस्कस कर लेता हूँ। अगर तो आप एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आपने डायग्नोज कर लिया है तो आपको एस्प्रिन देना होगी, बीटा ब्लॉकर्स देने होंगे और नाइट्रोग्लिसरीन देनी होगी। सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करें तो लेटर ऑन कोरोनरी रीवास्कुलराइजेशन जिसमें बाईपास और एंजियोप्लास्टी है, ये पेशेंट्स की जाती है। और इसके अलावा लिपिड लोवरिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है तो उसे स्मोकिंग ख़त्म करने का मशवरा दिया जाता है कि भाई सिगरेट पीना बंद कर दें। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में एस्प्रिन का इस्तेमाल मुफीद है, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है एस्प्रिन के इस्तेमाल की तो इसको रोका जा सकता है। इसी तरह बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल भी स्टॉप किया जा सकता है अगर कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस बीटा ब्लॉकर की है। और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में बीटा ब्लॉकर्स ओरली एडमिनिस्टर किए जाते हैं सिर्फ। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में नाइट्रोग्लिसरीन का काम दर्द से आराम पहुंचाना है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि ये सर्वाइवल को भी इम्प्रूव करती है या नहीं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो मैंने अर्ज़ की थी कि कोरोनरी रीवास्कुलराइजेशन यानी जिसमें बाईपास और एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स की प्लान की जाती है, ये सिर्फ उन पेशेंट्स की प्लान की जाती है जो कि एक स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा करते हैं। लिपिड लोवरिंग एजेंट्स यूज़ करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने हर सूरत में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL कोलेस्ट्रॉल जो है उसको लेस देन 100 पर लेकर आना है, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये तो उन पेशेंट्स में है जिनमें फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है, लेकिन जिन पेशेंट्स में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की हिस्ट्री है उनमें आपने LDL को लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेकर आना है हर सूरत में। सिगरेट छोड़ने की जो मैंने बात की है, स्टडीज़ ये बताती हैं कि पेशेंट का जो रिस्क है वो ठीक ठाक हद तक कम हो जाता है अगर पेशेंट वाकई सिगरेट छोड़ देता है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्लोपिडोग्रेल भी दी जाती है, लेकिन क्लोपिडोग्रेल उन पेशेंट्स में दी जाती है जिन्हें एस्प्रिन से एलर्जी है या एस्प्रिन जिन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ये कितने अरसे तक इस्तेमाल करवानी है ये डिपेंड करता है आपकी डायग्नोसिस पर। ACS में अनफ्रैक्शनड या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी यूज़ की जा सकती है। और अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है या पेन की सिम्टम्स जारी और सारी हैं तो ये उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाई जा सकती है अनफ्रैक्शन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। मॉर्फिन सल्फेट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पेन के लिए दिया जाता है अगर पेन रिलीव ना हो रही हो और पेशेंट की एंग्जाइटी भी रिलीव ना हो रही हो। ये मैंने बात की एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। MI में आपने ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स या ACE इनहिबिटर्स जिन्हें कहते हैं, ये इस्तेमाल करवाने हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनमें इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% हो, उनमें पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सर्वाइवल जो है इसको इम्प्रूव करते हैं ACE इनहिबिटर्स, ख़ास तौर पे एंटीरियर वॉल इन्फेक्शन के केसेस। इसके बाद MI में रोल है इमरजेंट रीपरफ्यूजन का, ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में जो STEMI के पेशेंट्स हैं, STEMI, ST एलिवेशन MI के जो पेशेंट्स हैं, इनमें इमरजेंट रीपरफ्यूजन प्लान की जाती है। और इमरजेंट रीपरफ्यूजन में थ्रोम्बोलिसिस या PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन की जाती है ऐसे पेशेंट्स में।
MI का पेशेंट जब आता है तो टारगेट टाइम जो होता है थ्रोम्बोलिसिस के लिए वो 30 मिनट से कम होता है, और अगर PCI करना चाहते हैं तो 60 मिनट से कम ये टारगेट टाइम है। इसके अंदर ये प्रोसीजर कर लेना चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अनफ्रैक्शन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दी जाती है, और इस ट्रीटमेंट को डिले नहीं किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप कंफर्म कर रहे हों या आपको स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन हो कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है। GERD में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपना जो हेड साइड ऑफ द बेड है उसको ऊंचा रखे, चिकनाइयों का इस्तेमाल कम करे, क्योंकि चिकनाइयों के इस्तेमाल से लोअर एंड ऑफ एसोफेगस जो है वो पेटेंट रहता है, खुला रहता है, वो स्फिंक्टर क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से जो फूड कंटेंट्स हैं और जो एसिड है वो वापस एसोफेगस में आ जाता है लेटे हुए, जब पेशेंट लेटा होता है। इसके अलावा चॉकलेट, प्याज का इस्तेमाल, मिर्चों का इस्तेमाल और लहसुन के इस्तेमाल से भी बाज़ फिजिशंस पेशेंट्स को मना करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी रिफ्लक्स का बायस बनती हैं। पेशेंट अगर पैनिक डिसऑर्डर के साथ आपके पास आया है और वो चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है और आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, तो आप उसे बेंजोडाइज़ेपिन्स दे सकते हैं। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दी जा सकती हैं, कॉग्निटिव थेरेपी की जा सकती है, और कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और कॉग्निटिव थेरेपी ये काम आते हैं पैनिक डिसऑर्डर में। और मस्कुलोस्केलेटल पेन, उसमें आप सिर्फ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs यानी पेन किलर्स आप पेशेंट को देंगे। अब कुछ डोजेस की बात कर लेते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आप पेशेंट को एटिनोलोल, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, नाइट्रोग्लिसरीन, ACE इनहिबिटर्स लाइक लिसिनोप्रिल, इनैलाप्रिल दे सकते हैं, और इसके अलावा पेन के लिए मॉर्फिन सल्फेट भी दे सकते हैं। एटिनोलोल की डोज 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम तक ओरली है, जबकि एस्प्रिन आप 325 मिलीग्राम इमीडिएटली देंगे, लेकिन हमारे यहाँ 75 और 150 मिलीग्राम में एस्प्रिन अवेलेबल है, तो आप 150 मिलीग्राम की 2 गोलियाँ यानी ये 300 मिलीग्राम बन जाती है, आप ये दे सकते हैं पेशेंट को इमीडिएटली। और लिटरेचर कहता है कि बाद में आपने उसे 81 से 325 मिलीग्राम डेली पर पेशेंट को शिफ्ट कर देना है। तो हमारे यहाँ 81 मिलीग्राम की टैबलेट अवेलेबल नहीं है, तो हम 75 मिलीग्राम से लेके 150 या 300 मिलीग्राम तक डेली देते हैं। और लिटरेचर ये कहता है कि अगर आप 325 मिलीग्राम से ज़्यादा देंगे तो इसका जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी लो डोज एस्प्रिन का रोल है, और इसको मेडिकल प्रोफेशनल्स मानते हैं कि लो डोज एस्प्रिन थेरेपी बहुत मौसर है। क्लोपिडोग्रिल जो है 300 मिलीग्राम शुरू में आप देंगे और 75 मिलीग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे देना शुरू कर देंगे उन पेशेंट्स में जिन्हें एस्प्रिन नहीं दी जा सकती। नाइट्रोग्लिसरीन इब्तदा में 5 से 10 मिलीग्राम पर मिनट पेशेंट को दी जाएगी, और अगर पेशेंट को आराम ना आ रहा हो तो 10 मिलीग्राम पर मिनट हर 10 मिनट के बाद बढ़ाई जाएगी, यहाँ तक कि पेशेंट को रिलीफ महसूस होने लग जाए। या अगर पेशेंट को सर दर्द शुरू हो गया है या उसको हाइपोटेंशन होने लग गई है तो फिर ये स्टॉप कर दी जाएगी, फिर से फर्दर टाइट्रेट नहीं किया जाएगा। पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर किया जाना चाहिए। अगर ये लेस देन 90 है या नॉर्मल से 30% तक नीचे आ गया है तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसको स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। लिसिनोप्रिल 5 मिलीग्राम हर रोज़ दी जा सकती है और इसे आप मैक्सिमम 20 मिलीग्राम पर डे तक ले जा सकते हैं। इनैलाप्रिल 2.5 से 5 मिलीग्राम डेली दी जा सकती है और 40 मिलीग्राम तक भी आप इसे ले जा सकते हैं सिंगल या डिवाइडेड डोज में। मॉर्फिन सल्फेट 2 to 4 मिलीग्राम IV हर 10 से 20 मिनट के बाद ज़रूरत के मुताबिक दिया जा सकता है। मॉर्फिन सल्फेट इस्तेमाल करते वक्त फिजिशियन अक्सर इसकी अंडर डोजिंग करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स में SSRIs का इस्तेमाल है और इसमें पैरोक्सिटिन, सर्ट्रालिन, सिटैलोप्रैम और इसके अलावा कुछ बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं
जैसे डायज़ेपाम, एल्प्राज़ोलैम और क्लोनाज़ेपैम है। और एंग्जाइटी रिलीफ के लिए ब्यूस्पिरोन भी इस्तेमाल की जा सकती है। प्रोक्सिटीन 20 से 50 मिलीग्राम ओरली रोज़ाना दी जाती है। इब्तदाई तौर पर प्रोक्सिटीन जो है पेशेंट में एजिटेशन पैदा कर सकती है, इसलिए इसे 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करना बेहतर होगा। बाद में इसे आप 20 मिलीग्राम या उससे ऊपर की डोज तक ले जा सकते हैं। सर्ट्रालिन 50 से 200 मिलीग्राम तक रोज़ाना दी जा सकती है, लेकिन आप इसे स्टार्ट करने के लिए 25 मिलीग्राम के तौर पे स्टार्ट करें, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में। सिटेलोप्रैम 10 to 60 मिलीग्राम तक रेकमेंडेड है। बेंजोडाइज़ेपिन्स में डायज़ेपाम 2.5 to 5 मिलीग्राम 3 times a day दी जा सकती है। एल्प्राज़ोलैम 0.25 मिलीग्राम 3 times a day, और इसे आप मैक्सिमम 4 मिलीग्राम पर डे तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें डोज एडजस्टमेंट बड़ी केयरफुली करनी चाहिए। क्लोनाज़ेपैम 0.5 मिलीग्राम 3 times a day, और इसे आप 20 मिलीग्राम पर डे तक टाइट्रेट कर सकते हैं। ब्यूस्पिरोन एंटी एंग्जाइटी ड्रग, जिसे 7.5 मिलीग्राम सुबह शाम के तौर पर स्टार्ट किया जाता है, और इसे आप रोज़ाना 5 मिलीग्राम पर डे से बढ़ाना शुरू करते हैं अगले 3 दिन तक, और मैक्सिमम डोज उसकी 15 से 30 मिलीग्राम पर डे तक ले जाते हैं, जो कि आप 2 डिवाइडेड या 3 डिवाइडेड डोजेस में देते हैं। इन तमाम थेरापीज़ के साथ वो पेशेंट जिनमें ACS सस्पेक्ट किया जा रहा है उनको ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में ये बात याद रखिए कि ये प्री लोड और आफ्टर लोड कम करने का बायस बनती है और चेस्ट पेन को काफ़ी कम कर देती है। लेकिन अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 आ चुका है, या पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, या पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन है, आप उसे सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देनी। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली हर 5 मिनट के बाद दी जा सकती है 3 डोजेस तक, और उसके बाद आप इंट्रावेनस और ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोच सकते हैं। मॉर्फिन एनाल्जेसिया प्रोवाइड करती है, एंग्जाइटी रिलीफ करती है, लेकिन मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ इसको अमूमन अंडर डोज किया जाता है। इसे 2 to 4 मिलीग्राम IV के तौर पे स्टार्ट किया जाता है और हर 20 से 30 मिनट के बाद इसे रिपीट किया जाता है, यहाँ तक कि पेन रिलीफ हो जाए कम्प्लीटली। बीटा ब्लॉकर्स शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी को कंट्रोल करते हैं ACS के पेशेंट्स में, और पहले 24 घंटों में इन्हें ओरली एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। और ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स के हवाले से कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। और वो कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं? अगर पेशेंट को अनकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक हाइपोटेंशन है या ब्रेडिकार्डिया है, तो आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। बीटा ब्लॉकर्स कार्डियोजेनिक शॉक में भी कंट्राइंडिकेटेड हैं। ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट्स को भी बीटा ब्लॉकर नहीं दिए जाने चाहिए, और इनको टैकीरिदमियाज या हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ही दिया जाना चाहिए। एंटीकोगुलेंट थेरेपी हाई रिस्क अनस्टेबल एंजाइना या एनस्टेमी पेशेंट्स में एक्सटेंडेड है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को कम करती है और PCI के रेट्स को भी कम करती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन अब ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इससे पहले अनफ्रैक्शनड हेपरिन यूज़ की जाती थी। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा सेफ़ है। ACE इनहिबिटर्स जो हैं ये पहले 24 घंटों के दौरान उन पेशेंट्स में इस्तेमाल कराए जा सकते हैं जिनको MI हुआ है, लेकिन ACS के पेशेंट्स में इन जनरल इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो पेशेंट्स जिनमें लार्ज एंटीरियल इन्फार्क्ट्स हैं या जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% है, या जिनका ट्रांसिएंट LV डिसफंक्शन है, ऐसे पेशेंट्स में ACE इनहिबिटर्स तकरीबन 0.5% तक रिस्क रिडक्शन का काम करते हैं मॉर्टेलिटी के लिए। जिन पेशेंट्स में हाइपोटेंशन डेवलप हो रहा है उनको ACE इनहिबिटर्स नहीं दिए जाने चाहिए। जिन पेशेंट्स में हाइपर कैलीमिया है उनको भी ACE इनहिबिटर्स नहीं देने चाहिए, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो रहा है उनको भी ACE इनहिबिटर नहीं दिए जाने चाहिए।
मैंने यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात इसलिए नहीं की कि ये जनरली आउटकम्स को इतना इम्प्रूव नहीं करते, और अगर पेशेंट को एलवी डिसफंक्शन है या पल्मोनरी एडीमा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हैं ऐसे पेशेंट्स में मोर्टेलिटी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनको एसीएस की ट्रीटमेंट्स में अमूमन नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई एट्रियल एरिथमियाज हैं या जेन्युइन वेरिएंट टाइप इंजाइना है जो कि बहुत रेयर हैं, उनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल कराए जा सकते हैं, लेकिन ये कार्डियोलॉजिस्ट का काम है, जनरल फिजिशियंस का काम नहीं है। एंटी एरिथमिक थेरेपी सिर्फ उन पेशेंट्स में दी जानी चाहिए जिनमें सिम्टोमेटिक वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हों। वीटी के जो पेशेंट्स हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के पेशेंट्स, उनमें एंटी एरिथमिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये मोर्टेलिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क की भी बात करूँगा। अगर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उनको क्रॉनिकली यूज़ किया जाए तो ये पेशेंट्स में एमआई का रिस्क बढ़ा देती हैं। कॉक्स-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स जैसे सिलिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब और इनके अलावा जो दूसरे एनसेड्स हैं जैसे कि डिक्लोफेनेक सोडियम है, इन सब को अवॉइड किया जाना चाहिए उन पेशेंट्स में जिन्हें कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। ऐसे पेशेंट्स को दर्द के लिए सिर्फ पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन दी जानी चाहिए या एस्प्रिन दी जा सकती है। कुछ ड्रग्स जैसे नेप्रोक्सिन या पायरोक्सिकैम जिनकी लोअर कॉक्स-2 सेलेक्टिविटी है, इनको एहतियात के साथ दिया जा सकता है। पैनिक डिसऑर्डर्स में 2 प्राइमरी अप्रोचेस अपनाई जानी चाहिए। पहली कॉग्निटिव थेरेपी, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कहा जाता है, और दूसरी फार्माकोथेरेपी। जब आप इन दोनों मॉडलिटीज़ को कंबाइन कर लेते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं आपको। कॉग्निटिव थेरेपी में आप पेशेंट को समझाते हैं कि वो किस तरह जब एक अटैक आता है तो उसे डील करे, और फार्माकोथेरेपी उन सिम्टम्स को कम करती है जो कि पैनिक डिसऑर्डर्स में शो हो रही होती हैं। और ये जो SSRI हैं यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये पेशेंट्स को बहुत जल्द इससे बाहर ले आते हैं, लेकिन पेशेंट्स को बताया जाना चाहिए कि इब्तदाई तौर पर एजिटेशन में इजाफा हो सकता है इब्तदाई चंद हफ्तों के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स में इब्तदाई तौर पर बेंजोडाइज़ेपिन्स प्रिस्क्रिप्शन में ऐड की जानी चाहिए। एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स अहम हैं, और ब्यूस्पिरोन का इस्तेमाल मुफीद हो सकता है, लेकिन इसको इतना स्टडी नहीं किया गया। पैनिक डिसऑर्डर्स में अमूमन एल्प्राजोलैम और लोराज़ेपैम का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन SSRIs ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मस्कुलोस्केलेटल पेन में पैरासीटामोल का रोल इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी किस्म का ACS या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं है तो रूटीन के तमाम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जा सकती हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स में पेशेंट को ज़्यादा फिक्र ये होती है कि डॉक्टर साहब कहीं ये दिल का दर्द तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब आप कंप्लीटली डायग्नोज कर लें कि ये मस्कुलोस्केलेटल पेन का शिकार हैं, तो उन्हें आप रीअश्योर कर सकते हैं, और ये रीअश्योरेंस आपकी मैनेजमेंट का एक इंतहाई अहम हिस्सा होना चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में हमने चेस्ट पेन की मैनेजमेंट की बात की है। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट का ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। कोशिश करूँगा कि आइंदा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।